मास नंबर ये होता है। तो इससे हम ये ले सकते हैं, देखिए R इक्वल टू एक कांस्टेंट होता है R0 a टू द पावर 1/3 where R0 इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर, -15 है। ये इसकी वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट है। तो ये आपका फार्मूला हुआ। तो R इक्वल टू R0 a टू द पावर 1/3। ये है मास नंबर वेयर एंड A इज द मास नंबर ऑफ एटम। कोई भी एटम हो उसका जो मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही है मास नंबर। तो ये साइज हो गया। तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस V इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल होगा, न्यूक्लियस स्फेरिकल, तो स्फीयर का वॉल्यूम है। तो ये हो गया 4 पाई/3 और ये है पूरा R0 यानी R0 a टू द पावर 1/3 इसका क्यूब होगा। तो कितना आ जाएगा? 4 पाई/3 R0 क्यूब इंटू a। तो इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। और इसकी अगर हम वैल्यू रख लें पूरा 3.14 अपॉन 3 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 का क्यूब इंटू a। तो इसको कैलकुलेट करिए कितना आया, बताइए क्या आएगा? 7.23 इंटू 10 टू द पावर -45 a। कैलकुलेट करके देख लीजिए, ये आना चाहिए, है ना? तो इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ये तो पूरा कांस्टेंट ही है। B प्रोपोर्शनल टू A यानी मास नंबर। अब इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करना होता है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस? क्लियर है? ये सब केमिस्ट्री में भी था कि नहीं? देख लीजिए कैलकुलेट करके। कैलकुलेट किया? कैलकुलेट करके देख लो कितना आना है। यूनिट मीटर क्यूब में है ये।
क्या नाम है बेटा? है अभिनव। तो सीबीएसई में पढ़ते थे ना? यूपी बोर्ड में? यूपी बोर्ड में थे? ये सब तो जानते होगे ना कि नहीं? है कितना? 7.23 इंटू 10⁻45। कैलकुलेट नहीं कर रही हो? माइनस में है? 23 आएगा। अरे वो 22/7 का चक्कर है, 3.14159 पाई की वैल्यू। तो एक्यूरेट कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। अब डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी होता मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी देख लीजिए कितना होगा, हटा दे। लिख लिया? पीछे हो गया? अब जितना अधिक मास नंबर होगा उतना ही बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस का। तो जो एक्सपोनेंट होता है 10 का पावर वो है -15, है ना? उसका कुछ मल्टीप्लायर हो सकता है 1.2, 1.3, 1.5, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, लेकिन उसका जो पावर आएगा 10 का पावर वो हमेशा -15 ही आएगा, यानी 1 फर्मी कि नहीं। तो इसीलिए जो रफली बताया गया उसी साइज न्यूक्लियस का वो 10⁻⁻15 मीटर, हमने यही बताया होगा इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और एटम की साइज का एक्सपोनेंट यानी ऑर्डर उसका 10⁻10 मीटर था। साइज ऑफ प्रोटॉन भी बताया था, साइज ऑफ न्यूट्रॉन, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए डेंसिटी कितना होगा। रो एम अपॉन बी होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा न्यूक्लियस का? मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा? कितने न्यूक्लियन है? एक न्यूक्लियन का मास और नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन है ए, और एक न्यूक्लियन का मास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। तो क्या लेते हैं? 1.66 10⁻⁻27 kg। तो ये हो जाएगा मास 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू कैपिटल ए। इतने न्यूक्लियंस है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन अभी वॉल्यूम क्या आया था? वॉल्यूम था 7.23 इंटू 10⁻⁻35 इंटू ए। तो ए तो कैंसिल हो जाएगा। अब डिवाइड कर लीजिए, तो यह आ जाएगा 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब।
मास अपॉन वॉल्यूम है, कैलकुलेट करके देख लीजिए, या 2.3 लिख सकते हो, 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो ये सभी में, इसमें कैपिटल ए नहीं है, इसमें कैपिटल ए, तो चाहे छोटा न्यूक्लियस हो चाहे बड़ा न्यूक्लियस हो, सबके डेंसिटी सेम होते हैं, डेंसिटी में कोई फर्क नहीं है। डेंसिटी छोटा न्यूक्लियस है तब भी वही है, बड़ा न्यूक्लियस है तब भी वही है। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम और रेडियस तो वेरी करेगा, लेकिन उसकी डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं है, और यही वैल्यू है 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। लिख लीजिए, hence the density of nucleus does not depending on, hence the density of nucleus does not depending on the mass number, does not depending on the mass number, it is constant। तो ये है साइज हो गया, वॉल्यूम हो गया, तो साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, यानी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, एंड डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब उसमें जो r है, r इक्वल टू है r0 a⁻1/3। तो r0 क्या है, एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻15, है ना। ये एक इंपेरिकल फार्मूला है। अब इसमें एक रिलेशन है, मास एनर्जी रेडिएशन, आइंस्टीन ने दिया था उसको, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन या मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, ये बहुत फेमस इक्वेशन है, E इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। तो जब मास कन्वर्ट होगा एनर्जी में, तो कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट है मास, वही कहलाया मास एनर्जी इक्वेशन। तो आइंस्टीन ने एक थ्योरी दिया था रिलेटिविटी के लिए, तो दो है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसमें अगर कोई पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल या लाइट पार्टिकल मोशन कर रहा हो, तो उसके मास में वेरिएशन होता है, उसका मास वेरी करता है, इंक्रीज करता जाता है कि नहीं। देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, according to Einstein theory of relativity, mass of moving particle is varying with relation, is varying with relation अब ये होता है रिलेशन, देखिए m इक्वल टू होता है m0 अपॉन अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नहीं, तो जैसे जैसे पार्टिकल का स्पीड बढ़ता है v की वैल्यू बढ़ेगा। अगर v जीरो है तो रेस्ट हो गया, वेलोसिटी अगर पार्टिकल का जीरो है तो रेस्ट मास है, तो 0/c स्क्वायर, तो जीरो ही रहेगा। तो m इक्वल टू क्या रहेगा, m जीरो। तो m जीरो क्या है, रेस्ट मास है। तो ये लिख रहे हैं वेयर m जीरो इज द रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। ये रेस्ट मास होता है। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगा v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, लेकिन एक से कम रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी भी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से अधिक कभी हो ही नहीं सकती। इस लाइट की स्पीड मैक्सिमम है अब तक जो नोन स्पीड है, तो इसीलिए हमेशा ये एक से कम रहेगा। और 1 माइनस लेस देन सर्टेन क्वांटिटी, लेस देन 1, लेस देन सर्टेन क्वांटिटी लेस देन 1, तो ये एक से छोटा हो जाएगा। तो जब एक से छोटे क्वांटिटी को m जीरो डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो इसका मतलब जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है उसका मास भी बढ़ता है, उसका मास बढ़ेगा कि नहीं। अब इसको हम सॉल्व करें तो m इक्वल टू आएगा m नॉट या m जीरो, और ये रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पावर 1/2। लेकिन ऊपर ले गए तो इसलिए माइनस, नीचे रहता तो 1/2 पावर होता, ऊपर करते तो माइनस। तो एक रिलेशन होता है बाइनॉमियल एक्सपेंशन। अगर ऐसे है 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, तो इसका एक प्रकार है, माइनस होगा तो ये रहेगा 1 प्लस nx, फिर प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर, प्लस ऐसे बढ़ेगा। तो अब x अगर बहुत छोटा हो, x अगर कम है, तो x का जो स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ये हमेशा यही x है। x का मतलब यहां v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अभी बताया था x इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर क्यूब और बहुत छोटे हो जाएंगे, तो इसको हम चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो कंडीशन ये लगा सकते हैं कि इफ x is less than 1 then higher power of x tends to 0। जो उच्च घात होगा, हायर पावर होगा, स्क्वायर, क्यूब, सी क्यूब, थर्ड पावर, फोर्थ पावर, तो उसका क्यूब करेंगे तो बहुत छोटा। जैसे मान लीजिए 1/10 या 0.1 है, 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो गया, पहले 1/10 था, 1/100 हो गया। क्यूब करेंगे तो 1/1000 हो गया, तो बहुत छोटा होता जाएगा ना, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। तो इसका एक्सपेंशन अगर कर ले तो ये इतना इधर का टर्म हम ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद स्क्वायर टर्म आएगा, फिर अगला क्यूब टर्म आएगा। तो इसका मतलब लिख सकते हैं 1 प्लस nx, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तब प्लस होगा। अगर एक जगह प्लस होता तो दूसरे जगह माइनस होता, तो अल्टरनेट होता, प्लस माइनस, दोनों जगह माइनस या दोनों जगह प्लस है तो सभी टर्म पॉजिटिव होंगे। एक तरफ एक टर्म अगर प्लस है दूसरा माइनस है, अल्टरनेट होता है, एक माइनस दूसरा प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। भाई जैसे -1 का स्क्वायर तो +1 हो गया, क्यूब फिर -1 हुआ, फोर्थ पावर फिर प्लस हुआ, फिफ्थ पावर फिर माइनस हो गया। तो वही उसी तरह यहां है। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए m नॉट, अब ये 1 प्लस कर दे, माइनस और माइनस क्या हो गया,
और ये 1/2 एन की जगह पर है, तो जैसे यहाँ 1 यहाँ nx है तो ये 1/2 हो गया, और x की जगह पर b² बाकी टर्म को हमने छोड़ दिया, हायर पावर को क्या किया, छोड़ दिया। तो अब ये टर्म मिला n = m0, तो इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा m0, यहां हो गया प्लस हाफ m0 v²/c², m से मल्टीप्लाई किया। अब m0 को इधर ले आए तो ये लिख सकते हैं m - m0 = हाफ m0 v²/c²। अब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, c² को उधर ले जा रहा है, तो m - m0 c² = हाफ m0 v²। तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, कि नहीं। तो अगर पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो ये इसकी कहलाता है रेस्ट मास काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट मास काइनेटिक एनर्जी, कि नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं k, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया mc² - m0 c² = k। अब k क्या है, काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल का, काइनेटिक एनर्जी है, ऊपर वाला हटा रहे हैं। where k = half m0 v² is the kinetic energy of particle। तो इस सिचुएशन को ऐसे लिख सकते हैं, then one implies that mc² = k plus m0 c², k plus m0 c²। तो ये काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी m0 c², तो ये है टोटल एनर्जी, ये क्या कहलाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो इसको लिखते हैं E, तो यही है mc² = E, where E is the E = k plus m0 c² is the total energy of particle। ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस मास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है k और m0 c² है रेस्ट मास एनर्जी, उसको कहते हैं रेस्ट। तो ये है टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो यही आया E = mc², E = mc², यही है इसकी मास एनर्जी इक्वेशन। समझ में आया इतना। तो वैसे तो फार्मूला ही याद रखना है कि क्या फार्मूला होता है। ये टोटल मास है m, कहीं पर अगर मास डिफेक्ट हो, मास का कन्वर्जन हो, मास का किसी तरह का चेंज हो, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं उसमें मास डिफेक्ट हो जाता है, वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो वहां m की जगह डेल्टा m लिख सकते हैं, m = डेल्टा m c², कि नहीं, चेंज ऑफ मास इनटू c² लिख सकते हैं। तो पूरा लिखिए पहले,
ये आपका है बाइनॉमियल एक्सपेंशन, ये फार्मूला हमने लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है ना। हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, और एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी है, ये है रेस्ट मास एनर्जी। अब जब उसमें के ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी। के ऐड होगा तो क्या हो गया, टोटल एनर्जी। हो गया। तो यही कहलाया मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी मास इज इक्विवेलेंट टू सर्टेन एनर्जी। अगर पार्टिकल का मास डिस्ट्रॉय होता है तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, एनर्जी में, और इसका अपोजिट रिलेशन भी होगा, एनर्जी पेयर प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी दो पार्टिकल का प्रोडक्शन होता है जिसको कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, उसमें एक पार्टिकल और दूसरा उसका एंटी पार्टिकल जनरेट होता है अगर कोई एनर्जी मास में फिर कन्वर्ट हो जाए। और कभी भी मास डिस्ट्रॉय तब होगा जब उसका एंटी पार्टिकल कोलाइड करता है, तो उसको कहते हैं पेयर एनिहिलेशन। जैसे न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कोलाइड होंगे तब एनर्जी में कन्वर्जन होगा, कि नहीं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब कोलाइड करेंगे तब एनर्जी में कन्वर्जन होगा, और एनर्जी फिर जनरेट हो जाएगा तो दो पार्टिकल, एक पार्टिकल और दूसरा उसका एंटी पार्टिकल होता है ना। तो इस तरह के कन्वर्जन होते हैं। लिखिए, दिस इज द Einstein, this is the Einstein mass energy equivalence relation, mass energy equivalence relation। अब एक टर्म है इसमें बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कहां होता है, इन द बाउंड सिस्टम। हम दो बार बता चुके हैं, एक बार जब ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे तब बताया, एक बार जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था तब बताया। अगर पूरे सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव हो
तो वो बाउंड सिस्टम कहलाता है कि नहीं। अगर पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या हो, निगेटिव हो, तो क्या कहलाएगा, बाउंड सिस्टम। क्यों बाउंड सिस्टम वो कहलाता है, क्योंकि जितनी एनर्जी निगेटिव है उतनी जब तक एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक उसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी। और जीरो एनर्जी होने का मतलब है कि सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी दूरी पर हो जाएंगे, इंफिनिटी पर। कितने दूर दूर होंगे कि वो एक दूसरे को इंटरेक्शन नहीं करेंगे। जैसे सन और अर्थ का जब हम एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी तो निगेटिव आया था, अर्थ मून का भी एनर्जी निगेटिव आया था, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही दो चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था, निगेटिव कि नहीं। कब निगेटिव था भाई, एक पार्टिकल पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, यही तो था। जब हमने बताया था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, टोटल एनर्जी निकाला होगा तो निगेटिव आया होगा। तो ये सब बाउंड सिस्टम कहलाए थे, बताया भी था। जितनी उसकी निगेटिव एनर्जी है, जब उतनी एनर्जी हम उसको देंगे तब टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और टोटल एनर्जी जीरो होने का मतलब वो एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो जाते हैं, यानी उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं रह जाता। तो अगर कोई या अगर कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, उनको मिला करके एक सिस्टम बनाया जाए, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अगर दूर दूर है, उनको मिला करके न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो तो कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। कुछ एनर्जी, तो कहां से एनर्जी रिलीज होगी, उनके मास से। मास डिफेक्ट हो जाता है, मास कम हो जाता है। जितना मास न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस का मास उतना नहीं रहता, उससे कुछ घट जाता है। तो जो मास में कमी आती है उसी को कहा गया मास डिफेक्ट। और वो E इक्वल टू mc स्क्वायर या E इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो उतनी ही एनर्जी से वो न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में रहने के लिए बाउंड रहते हैं। जब तक उनकी एनर्जी उनको नहीं मिलेगी तब तक वो कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अलग होंगे तो उनका जितना इनिशियल मास था उतना मास होना चाहिए। तो जब उतनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तब फिर वो न्यूक्लियस अलग अलग होंगे, क्योंकि वो एनर्जी मास में कन्वर्ट। तो इसी को कहा गया, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहा गया बाइंडिंग एनर्जी। फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट किया गया। टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस में तो यही दोनों है। अभी तक न्यूक्लियस में हम लोग क्या मानते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो हम इन्हीं को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो जो एनर्जी रिलीज हो गई वही कहलाई बाइंडिंग एनर्जी। और जब पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, तो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, न्यूक्लियाई का, उनका अगर हम मास नंबर के रिलेशन में ग्राफ प्लॉट करें तो एक जिगजैग ग्राफ मिलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ होता है, उसको अभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे। और उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसी से सारे इंफॉर्मेशन हमको मिलते हैं कि कौन सा न्यूक्लियाई स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, किसमें न्यूक्लियर फ्यूजन पॉसिबल है, किसमें न्यूक्लियर फिजन पॉसिबल है और क्यों, है ना। तो इसी से सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे वो ग्राफ का एनालिसिस करके। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए,
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी की बात हो जाए। बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमको चाहिए मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या है? जब न्यूक्लियस मिल करके न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेंगे तो जो चेंज ऑफ मास होगा वही कहलाया मास डिफेक्ट। लिखिए, इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई of different atoms, certain number of protons, and neutrons combined together in this process few energy released due to change of mass, this change of mass is called mass defect. And the energy released is called binding energy. अब देखिए मास डिफेक्ट पहले क्या है। मान लीजिए कोई एटम है ZXA, फॉर द एटम, हमारे पास ऐसे होता है ना, ZXA, तो Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और A क्या है? मास नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें फॉर द एटम ZXA, Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड A माइनस Z इक्वल टू नंबर ऑफ, क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ AXZ, Z number of protons and A minus Z number of neutrons combined together then mass defect
डेल्टा एम लिखते हैं। डेल्टा एम इक्वल टू होता है जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, फिर माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये है मास। जेड प्रोटॉन्स मिले और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स मिल गए तो इनके मासेस कलेक्ट हो गए। तो लेकिन न्यूक्लियस का मास उससे कुछ कम रहता है, तो डिफेक्ट माने इनके मास से न्यूक्लियस का मास घटाया जाए। यही आया ना कि नहीं? इसमें एटम से मतलब नहीं है, न्यूक्लियस से मतलब है। पूरे एटम की जब बात होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी जुड़ जाएंगे ना कि नहीं? हम किसका बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की, एटम की बात नहीं हो रही है। तो ये हुआ, तो ये है मास डिफेक्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी इसको लिखते हैं बीई या बी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ ये हो गया जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। ये हो जाएगा। ये है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो इसी को ए से डिवाइड कर देंगे कि नहीं? पहले इतना लिखिए। हो गया। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको हम बी बार लिख दें। तो बी डिवाइडेड बाई ए, तो इसको लिख सकते हैं बी बार इक्वल टू जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए।
ये आया, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। जहां भी इस तरह का रिलेशन कभी कभी रहता है कि हीलियम न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालिए, तो हीलियम न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू c² निकल आएगा, पर न्यूक्लियन डिवाइडेड बाई 4, और वो दिए रहेंगे कितना AMU है या कितना उसका केजी में मास है, मास प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, न्यूक्लियस का, या तो AMU में दिया होगा एटॉमिक मास यूनिट, या केजी में रहेगा। अब अगर 1 हो गया, लिख लिया। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 AMU कितना होगा, 1 AMU कितना होगा मास, लिख लीजिए 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1 AMU इक्वल टू 1.66040540 1.1 AMU 1.660540 इंटू 10⁻⁻27 kg इतना होता है। एग्जैक्ट कई डिजिट तक लिखा है, 660 540 है, 660 और 540 है, एक AMU है, 1 एटॉमिक मास यूनिट है। तो कितने के इक्विवेलेंट है ये, तो 1 AMU इक्वल टू है, क्या करेंगे, हाँ कितना एनर्जी रिलीज होगी, बाइंडिंग एनर्जी नहीं। अगर एक एटॉमिक मास यूनिट है यानी तो वो कितने एनर्जी के इक्विवेलेंट, यानी अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। आया, बाइंडिंग एनर्जी तो निकाल लेंगे, चाहे AMU में निकालोगे चाहे केजी में। अगर AMU में कैलकुलेट किया तो अब फिर बार बार वो आप लगाना ना पड़े, इसलिए निकाल दे रहा है कि 1 AMU अगर आ गया तो कितना हो जाएगा, तो 1 AMU कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये डेल्टा MC² था, यही तो था। तो अगर ये AMU को डेल्टा M लिखे तो ये जाएगा 1.660540 इंटू 10⁻⁻27 इंटू c², तो 3 एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 2.99, आगे है ना बहुत बड़ा, c कितना है लिखो, c की वैल्यू लिख लो, c इक्वल टू 2.997246 2.9979246 इंटू 10⁸8 10⁸8 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखो, 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.60217773 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 1 EV है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख लिया। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये है 2.99, कितना लिखे 9979246 इंटू 10⁸8, इसका स्क्वायर है
तो ये जूल में आएगा, ये किस में आ जाएगा, जूल में। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये इतना आया 1.660540 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 2.99799246 इंटू 10⁸ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 पॉइंट कितना था, 60221 है, 217 इंटू 10⁻⁻19। तो ये किसमें निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कितना ये आएगा, ये आएगा 931.5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको लिख सकते हैं 931.5 10 का पावर हटाइए तो मिलियन हो जाता है। कितना हो जाएगा, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो MeV, तो यही है 1 AMU। 1 AMU के इक्विवेलेंट ये एनर्जी है। अगर मान लो 0.50 आया AMU, तो इसी से सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 931.5 या 931 लिख दो, नहीं अप्रोक्सीमेट एनर्जी आ जाए। ये प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा कम है, 1.673 है वो, और न्यूट्रॉन है 1.675 है ना। तो जब जनरल वैल्यू लेना होगा तो वही ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल मान लेते हैं सबका। तो अगर एक एटॉमिक मास यूनिट मास में डिफेक्ट आ जाए तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब आगे चल करके कहीं भी जहां वो होगा रिलेशन, वो मास डिफेक्ट निकाला जाएगा। मास डिफेक्ट निकाल करके सीधा एनर्जी की कितनी एनर्जी में, तो इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व। पर न्यूक्लियन कर्व मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच कर्व प्लॉट किया गया और उससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले, है ना। और उसी को हम बाद में चल करके स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को उसका क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। उसको बताते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लियस कम स्टेबल है। जिस न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा, जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना अधिक होता है वो उतना ही अधिक स्टेबल न्यूक्लियस होता है।
तो न्यूक्लियाई मोर स्टेबल कौन है? जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे अधिक है। तो जब कर्व प्लॉट करोगे तो मालूम हो जाएगा कि किसकी सबसे अधिक है, किसकी सबसे अधिक है। अब तो कई बार पढ़े होंगे ना, किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे अधिक है? आयरन की, है ना। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी है? आयरन की। कितनी है? अबाउट 8.79 है। तो आप चाहे तो 8.8 ही कह सकते हो, यानी 8.79 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है किसकी? आयरन की। इसीलिए आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस होता है और वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में इसीलिए पाया जाता है क्योंकि उसका न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जो स्टेबल होगा वो किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं, है ना। और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, यानी एक से कम जिनकी है, जिनकी एक से कम है, बहुत सारे एलिमेंट का एक से कम है, वो कम स्टेबल होते हैं, वो न्यूक्लियस कम स्टेबल है। तो जो मास नंबर 230 के अबव है, मास नंबर 230 के अबव, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, ये सब, रेडियम है, ये सभी न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक से कम है, 7.63 ऐसे है। तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाते हैं। तो उस फिनोमेना को कहा गया न्यूक्लियर फिजन, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। और जो मास नंबर 28 से कम है या 30 मान लो रफली, जिनका मास नंबर 30 से कम है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी 8 से कम है या कुछ की तो बहुत ही कम है। जैसे ड्यूटीरियम है, प्रोटियम का तो होगा ही नहीं, इसमें केवल एक ही प्रोटॉन है ना। बाइंडिंग एनर्जी तो तब होगी जब एक से ज्यादा न्यूक्लियन हो ना। तो ड्यूटीरियम है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे कम 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियन, यानी 2.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है, तो सबसे कम है, तो कभी स्टेबल नहीं होगा। होगा क्या तब? जो लाइट न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होने की वजह से वो कंबाइंड हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, 2 और मोर न्यूक्लियाई। जैसे 4 प्रोटियम मिलकर के हीलियम में बदलते हैं, ड्यूटीरियम मिलकर के हीलियम में कन्वर्ट होता है, प्रोटियम ट्राइटियम मिलकर के हीलियम में कन्वर्जन हो जाता है, ऐसे। तो छोटे न्यूक्लियस कंबाइंड हो जाते हैं और बड़े न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको कहा गया न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको कहा गया न्यूक्लियर फ्यूजन। ये 2 टॉपिक आपके उसमें है, क्यों है? रेडियो एक्टिविटी पूरा नहीं, यही है न्यूक्लियर फ्यूजन है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसलिए इसको डिस्कस किया गया चैप्टर में। बाकी रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना पूरा वो नहीं है, उसका रेट ऑफ डिके, रदरफोर्ड कोडी लॉ, अल्फा बीटा डिके, उसका हाफ लाइफ पीरियड, एवरेज लाइफ पीरियड, सब पूरा डिस्कस करना नहीं है, केवल न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन है। समझ में आया? फिजन और फ्यूजन क्या है? फ्यूजन में लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड होते हैं, क्यों कंबाइंड होंगे?
क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, वो कंबाइंड होकर के बिग न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं और उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक हो जाती है अपेक्षाकृत। जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक इंफॉर्मेशन और उसमें मिलता है। ऐसे न्यूक्लियस जिनका मास नंबर 28 से कम है लेकिन उनके मास नंबर 4 के मल्टीपल है, 4 के हीलियम है ना, बेरिलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने आसपास के न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा है। तो ग्राफ में ऐसे बम्प्स मिलते हैं, पीक्स मिलते हैं। तो ये शो करता है कि जिनके मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 है वो न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है अपने नियरेस्ट न्यूक्लियाई। जैसे ऑक्सीजन है 8O16 तो 16 है ना मास नंबर कि नहीं, 4 का मल्टीपल है। तो नाइट्रोजन से, क्लोरीन से, सोडियम से वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक। क्लियर आया? तो वो ग्राफ मेन पार्ट है कि ग्राफ को पहले प्लॉट करें और देखा जाए कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी अधिक है और क्या फिर रिजल्ट मिलते हैं उससे। कितना टाइम हुआ? 15 मिनट बचा हुआ। ठीक है, देखिए लिखिए ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस is shown in figure। आप पहले तो फिगर देखिए ग्राफ कैसा है, तो उसमें एक जनरल इंफॉर्मेशन जो मिलेगा वो देखा जाए कैसा होता है। तो यहां क्या लेंगे? ए मास नंबर और इस वाले पर बी बार मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से ज्यादा किसी का नहीं। अभी 8 की लाइन ये है, ज्यादातर एलिमेंट इसी में है। ट्वेंटी 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260। अब ऐसे प्लॉट कर लीजिए, बनाइए ग्राफ। पहले इस तरह का एक डाटा बनाइए, इसी से इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप ये ना समझो कि
बिना बनाए रख लेंगे, ऐसे ऐसे नहीं रख पाओगे। ये देखिए पहले 8.79 है किसका, आयरन का। तो ये है वो 26 Fe56 डाट बनाया है जो 56 है, तो 40 और 60 के बीच में है। इसके बाद 180 के आसपास ऐसे कर्व चलता है। और ये पीक ऐसे हीलियम, हीलियम का है 7 के आसपास। लिथियम का 6 से कम है, 5 के आसपास है। ये Fe है 284, फिर ये है 3Li7, उसके बाद है हम कार्बन, कार्बन फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर ऐसे बना दे रहा है, बहुत सारे और है। ये है F, ये है N और ये है O, तो 8O16 इस तरह का कर्व है। और यहाँ ये लगभग 188 पर ये क्रॉस कर जाता है। और यहाँ है यूरेनियम 92 to 35। तो इस तरह का कुछ ग्राफ है। ये बुक में आप देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सभी एलिमेंट का तो बनाया जाना संभव नहीं है, कुछ का ऐसे आएगा।
अब यहां ध्यान देना है, देखिए ये है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम है ये 1.1 है, इसका 1s2 ड्यूटेरियम है 1s, तो इसका सबसे कम होता है, प्रोटियम होगा ही नहीं क्योंकि एक ही प्रोटॉन उसमें है। अब ये हीलियम का बहुत ज्यादा हुआ, अबाउट 7 से कुछ कम है, फिर तुरंत उससे लिथियम का बहुत कम हो जाता है, 6 से भी कम है, फिर कार्बन का उससे ज्यादा होता है, फिर नाइट्रोजन घट जाता है, फिर ऑक्सीजन का उससे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन का कम हो जाता है, फिर नियान का उससे ज्यादा हो जाता है, 20 है नियान, फिर ऐसे उसके बाद बढ़ते हैं और 56 वाले पर जाकर के मैक्सिमम, उसके बाद ये धीरे धीरे घटता है और इस लाइन को ये 188 पर क्रॉस करता है, 188 मास नंबर पर ये या 180 मान सकते हो, क्रॉस कर जाता है, तो ये 8 के नीचे आ जाता है। सबसे कम इसका है 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और भी कम होते हैं, मैंने इसका हमने लिया यूरेनियम का, अबाउट 7.6 MeV यूरेनियम का है। फिर प्लूटोनियम है, पोलोनियम है, रेडियम है, तो ज्यादातर इसी में है, यहां से लेकर के और इनके बीच में है। तो ये जो ये 8 के नीचे है, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है, यहां भी जो 8 के नीचे है वो अनस्टेबल तो है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा स्टेबल है। क्यों? जो मल्टीपल ऑफ 4 जिनका मास नंबर है, तो हीलियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नियान का, नहीं, ये मल्टीपल ऑफ 4 मास नंबर वाले के पीक्स है, तो अपने जो नेबरिंग न्यूक्लियाई है उनसे इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अधिक रहता है। तो इसका मतलब कि छोटे न्यूक्लियाई उनमें कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे ड्यूटेरियम हीलियम में कन्वर्ट होता है, फिर लिथियम और अलग प्रोटियम और अदर एलिमेंट्स मिलकर के कार्बन में कन्वर्जन हो जाता है, ऑक्सीजन में कन्वर्जन होगा, है ना। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगा इनमें, और इनमें न्यूक्लियर फिजन होगा, इनमें क्या होगा? न्यूक्लियर फिजन। तो ये अप्रोक्सीमेट 2 फ्रेगमेंट में ब्रेक होंगे, तो ये इस रीजन में आ जाएंगे, 1 के ऊपर वाले। ज्यादातर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से मिलेंगे कि किसका कम है तो किसकी कैसी प्रॉपर्टी होगी। तो मेन पार्ट यही है इसको स्टडी करने का। बन गया कि नहीं? लिखवा दे, कितना टाइम बचा? 5 मिनट है। लिखिए, लिखिए, फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, फ्रॉम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व several informations are obtained. Several informations are obtained. नंबर 1 लिखिए। पहले तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आयरन। लिखिए 26Fe56 has maximum binding energy per nucleon, मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बी बार लिख लीजिए वैल्यू, बी बार इक्वल टू 7 पॉइंट कितना
8.79 MeV। 8.8 भी लिख सकते हो, ज्यादातर जगह 8.8 लिखा है। इट इज 8.79 million electron volt. It is most stable nucleus in nature. Hence iron is the most abundant element, ABUNDANCE, most abundant element। क्या लिखा है? इट इज इन नेचर and found in earth crust, सबसे ज्यादा इसलिए लोहा पाया जाता है, और अर्थ क्रस्ट से इसको क्रस्ट में भी है, मिल्टन डे भी है। चलिए अगले दिन फिर डिस्कस करें।